हम स्टार्ट पल्मोनरी डिसऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। अब पल्मोनरी वर्ड जहां भी आता है तो पल्मोनरी वर्ड से आपके अंडरस्टैंड करेंगे ये किससे रिलेटेड है, ब्रीदिंग से या हाँ लंग से, ब्रीदिंग से हम इसको रिलेट करेंगे। जहां भी जैसे कार्डिक वर्ड आता है तो हम किससे रिलेट करेंगे, हार्ट से। जहां भी रीनल वर्ड आता है तो वो किससे रिलेटेड होगा, किडनी से। हेपेटिक वर्ड आता है तो वो लीवर से। तो इस तरह से आप जो कुछ ऑल्टरनेट एक वर्ड होते हैं उनको आप याद रखने की कोशिश करेंगे। तो जहां पल्मोनरी आता है तो पल्मोनरी का मतलब हो जाता है कि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। अब चूंकि फर्स्ट ईयर में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था, है ना, तो इसलिए हमको थोड़ा सा पहले वो सिस्टम समझना पड़ेगा, तभी हम उसकी बीमारी को समझ सकते हैं। तो मैं अपनी ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, है ना। ओके, सो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हम आते हैं। तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम स्क्रीन सभी को विजिबल है, कोई भी एक अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दें, बिकॉज आपके पिक मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। सो यस मैम, विजिबल है। ओके, थैंक यू सो मच। सो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स का ग्रुप जो कि पूरी तरह हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के एक्सचेंज का काम हमारी बॉडी में करते हैं। अभी जैसे कोई भी मनुष्य है, यदि मान लीजिए वो भोजन नहीं करता है और कुछ दिनों तक भी नहीं करता है, तो भी क्या होता है, उसका जीवित रहना संभव होता है। लेकिन मान लीजिए यदि कोई मनुष्य है और वो ब्रीदिंग को रोक देता है, उसकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही कम समय के लिए भी यदि वो रोकता है, मतलब कम समय यानी यदि वो 3 से 6 मिनट तक के लिए भी अपनी ब्रीदिंग को रोक देता है तो उसकी डेथ हो सकती है। तो हमारी बॉडी के लिए या हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है, ब्रीदिंग या हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलना। क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन की एब्सेंस क्रिएट होती है हमारी बॉडी में, तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो निष्क्रिय, डीएक्टिव होने लगते हैं। और जैसे जैसे वो डीएक्टिव होते हैं तो हमारी हार्ट बीट कम होने लगती है। और थोड़े से समय के बाद हमारा जो ब्रेन होता है उसके जो भी सेल्स होते हैं वो भी डेड होने लगते हैं। तो जब ये सेल डेड हो जाते हैं तो मोस्टली इसको ब्रेन डेड भी कहते हैं, और उससे ही व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है। तो हमारी बॉडी के लिए सबसे आवश्यक जो चीज है वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या है कि इसमें हमारे कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन हैं जो आपस में इन्वॉल्व होके हमारी पूरी बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है उसको हमारी बॉडी के बाहर करते हैं, और जो भी ऑक्सीजन हम एयर के साथ अपने अंदर लेते हैं उसको पूरी बॉडी में स्प्रेड करते हैं। तो ये दो मेन काम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में मोस्टली जब हम ब्रीथ आउट करते हैं और ब्रीथ इन करते हैं, ये दो ही प्रोसेस होती हैं जो हम लगातार करते रहते हैं। तो जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। और जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो उसको कहते हैं इंस्पायरेशन।
इसी को हम दूसरे फॉर्म में क्या कहते हैं, इनहेल और एक्सेल। ब्रीथ इन को इनहेल और ब्रीथ आउट को एक्सेल। तो जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं, तो ब्रीथ इन करने में हमारा जो ये एक रेड कलर की आप लाइन यहाँ देख रहे हैं, ये डायफ्राम है। तो हमारा ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं या एक्सेल करते हैं, तो ये हमारा जो डायफ्राम रेड कलर का है, ये ऊपर हमारे लंग्स की तरफ जाता है। और इसके ऊपर नीचे होने के कारण ही हमारा जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है वो संभव हो पाती है। और ड्यूरिंग ब्रीदिंग क्या होता है कि हमारी ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जिनमें आरबीसी होती हैं, ये ऑक्सीजन को इसके आसपास, जो भी सेल के आसपास ये कैपिलरीज होती है, उस सेल में ये ऑक्सीजन को डालती है, छोड़ती है, और उस सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट है उसको वापस ब्लड में ले जाती है। तो ये दो काम ये करती है। अब ब्रीदिंग में हम कौन सी ब्रीदिंग, हम जनरल एयर लेते हैं, लेकिन उसमें यूजफुल हम एब्जॉर्ब कौन सा एलिमेंट करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस को। और जो एक्सेल करते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये दोनों का एक्सचेंज करने का काम कहाँ होता है, हमारे लंग्स में होता है। ठीक है। और अगर हम देखें तो हमारा जो हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज हम कैसे लेते हैं, खाने के थ्रू। जो भी हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो हम जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू और ग्लूकोज ईटिंग के थ्रू, ये दोनों ही हमारी बॉडी को जीवित रखते हैं, उसकी ग्रोथ करते हैं, उसमें जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करते हैं। और उसके आउटपुट में हमको इन दोनों के क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो हमारी बॉडी शरीर से बाहर भेज देती है, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल है। और कुछ वाटर वेपर्स मिलते हैं जो स्वेटिंग के रूप में हमारी बॉडी हम शरीर के बाहर कर देती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो रेस्पिरेशन मेनली टू टाइप्स का होता है, हालांकि अभी हम केवल ह्यूमंस में देखते हैं। तो जब फर्स्ट प्रोसेस होती है कि हमने नॉस्ट्रिल से इनहेल किया और नॉस्ट्रिल से एक्सेल किया, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, कि इसमें हमने इंस्पिरेशन किया और एक्सपिरेशन किया। और यही जब हम दूसरी क्रिया होती है कि जो अभी हमने ब्लड कैपिलरीज में देखी थी कि वो आपस में एक्सचेंज कर रहे थे गैसेस, तो वो क्या होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन, या इसको टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम मोटा मोटा देखें तो एक तो हो गया पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जिसमें हम सिर्फ ब्रीदिंग कर रहे हैं। फिर एक्सटर्नल, जो हमारे लंग्स और ब्लड के बीच में हुआ। पहले हमने जो इनहेल किया वो पल्मोनरी, अंदर गए, अंदर लंग्स में एक्सचेंज हुआ, वो एक्सटर्नल। फिर जो ब्लड और उसके सेल्स के बीच में हुआ कि सेल्स में ऑक्सीजन दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ली, वो इंटरनल। और सेलुलर आखिरी में होता है कि उसके जो वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी है वो सेल में बनी, वो सेलुलर। और इसका ट्रैक क्या क्या होता है, सबसे पहले तो ये नोज में एयर जाएगी, फिर वहां से फेरिंग्स में आती है, वहां से ये आती है लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया में आती है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, फिर आती है एयर सैक में, फिर लंग्स में, और लंग्स के थ्रू ब्लड में। इस तरह का इसका पूरा जो पाथ होता है वो बनता है। अब हम थोड़ा सा, चूंकि इसमें मेन हमारी नोज है, मेन जो फंक्शन है, सबसे पहला हमारा जो ऑर्गन है जो इसमें हमें सपोर्ट करता, वो नोज है। तो हम थोड़ा सा नोज के बारे में देखेंगे।
तो नोज जो होती है, अगर उसके हम साइड से देखें तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, और अगर फ्रंट से देखें तो उसका इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो नोज में सबसे पहले तो दो पैसेज होते हैं जो बीच से एक सेप्टम द्वारा अलग अलग होते हैं, और आगे जाके ये एक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से हम एयर को सक करते हैं या एयर को अंदर लेते हैं या ब्रीद इन करते हैं, ये नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं, या इनको हम एक्सटर्नल नोज कहते हैं। अब इसके आसपास ये चार कैविटीज होती हैं। आईब्रोज के ऊपर दो आपको दिख रही हैं, दो आईज के नीचे। तो जो ऊपर वाली होती हैं वो फ्रंटल साइनस होती हैं, और नीचे वाली जो होती हैं वो मैक्सिलरी साइनस होती हैं। और इन दोनों में जब म्यूकस एक्सेस जमा हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइनोसिस हो गया है, या साइनोसिस की प्रॉब्लम हो गई है, साइनस की प्रॉब्लम है। इस तरह के वर्ड जो हैं वो यूज होते हैं। अब यदि हम साइड से देखें इसमें, तो ऊपर एक ये फ्रंटल साइनस जो यहाँ पर दिख रहा था, इसके बाद में एक पूरी बोन होती है जिससे कि ये पूरी ढकी हुई होती है, कवर होती है, इसके पैसेज का हिस्सा बनाते हैं। ये इसका सेप्टम है सेंट्रल, और यहाँ से अंदर जाती है तो सबसे पहले टॉन्सिल्स आते हैं, और टॉन्सिल्स के बाद ये जब मुंह के नीचे ये दो पैसेज होते हैं, एक पैसेज होता है रेस्पिरेटरी या श्वसन नली का, और दूसरा होता है आहार नली का, और यहीं पर लैरिंग्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे नोज का स्ट्रक्चर होता है इंटरनल। अब जो ये ट्रैक होता है, ये कैसे होता है कि यहाँ से एयर इनहेल की, यहाँ से एयर इनहेल होते हुए सबसे पहले कहाँ पर आई, फेरिंग्स में। ये ये हिस्सा फेरिंग्स कहलाता है, मतलब हमारी ये जो बकल कैविटी है इसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स से ये आती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स में जहां ये आती है, जहां पर ये दो ओपनिंग होती हैं, एक तो श्वास नली के लिए होती है और एक आहार नली के लिए। ठीक है। तो उसके पास वाले हिस्से में ही लैरिंग्स होता है। यहां से और ये आगे बढ़ती है तो फिर कहाँ आती है, ट्रैकिया। ये जो आपको ऐसा ट्यूब, एक ब्लू कलर का ट्यूब दिख रहा है, ये पूरा ट्रैकिया होता है। ये ट्रैकिया जब दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो यहाँ देखिए, ये एक लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग में जाएगा, एक राइट साइड राइट लंग में जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी ट्रैकिया की प्राइमरी ब्रांच होती हैं, जिनको हम प्राइमरी ब्रोंचेस कहते हैं या प्राइमरी ब्रोंचाई कहते हैं। ठीक है। अगर हम सिंगुलर नंबर में बात करेंगे तो ब्रोंचस होता है, और यदि हम प्लूरल नंबर में बात करेंगे तो ब्रोंकाई होता है। ठीक है। अब ये जब दोनों एक एक लंग्स में जाती हैं और उसके बाद फिर और बाइफर्टिकेट होती हैं, बाइफर्केट होकर और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह अगर हम देखें कि ये जो पूरा हमारा लंग्स, उससे दो ट्यूब निकले, वो एक में हुए और वो हमारी नोज तक आया, ये पूरा हमारा ट्रैक होता है हमारे रेस्पायरेशन सिस्टम का। अब इसमें जो हमारा नोज वाला हिस्सा होता है, उसमें एक और यहाँ पर प्रोटेक्शन लेयर होती है, कि आपने देखा होगा कि हमारी नोज में अंदर की तरफ छोटे छोटे बाल होते हैं। उनका क्या काम होता है कि जैसे ही हम किसी भी तरह की एयर को अंदर लेते हैं, एक्सटर्नल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं जब, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारी नॉस्ट्रिल की इंटरनल लेयर है, ये सीलिएटेड होती है, इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस होता है। तो इन दोनों का काम क्या होता है, पहला तो क्या होता है कि इसमें जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो बहुत इंटरनल वॉल के पास होती हैं,
तो सबसे पहला तो काम ये करती हैं कि ये जो भी हवा हमने ली उसके टेम्परेचर को मेंटेन करती। अगर वो बहुत ठंडी है तो उसको वो हल्का सा गर्म करके हमारी बॉडी को वो, हाँ, बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो या किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। और फिर उसके बाद जो वहां पर छोटे छोटे रोए होते हैं, रोम होते हैं या हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक छन्ने की तरह, एक फिल्टर की तरह उस पूरी एयर को छान देते हैं। उसमें जितने भी, मान लीजिए कोई धूल के कण हैं, कोई सूक्ष्म कण हैं, मिट्टी के हैं, तो जो बड़े होते हैं वो तो हमारे जो हेयर्स होते हैं उनसे छन जाते हैं। जो बहुत बारीक होते हैं तो वो एक जो हमारी म्यूकस की लेयर इंटरनल वॉल पर रहती है उसमें चिपक जाते हैं। और फाइनली क्या होता है कि जब वो हमारी एयर इंटरनल जाती है तो वो पूरी तरह से प्योर होती है। उसमें जितने भी हार्मफुल हार्मफुल चीजें होती हैं वो सब चीजें हम अम, छान चुके होते हैं या म्यूकस में स्टिक होके एयर से उसको अलग कर चुके होते हैं। और इसके बाद जो मैंने एक आपको ये साइनस बताए थे, तो ये साइनस जो होते हैं मोस्टली बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। जो बच्चे मतलब एकदम जो न्यू बॉर्न बेबी है उनको हम कह सकते हैं कि उनमें ये जो साइनस होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं। और जब कभी ये साइनस, मान लीजिए आपको कफ कोल्ड हुआ तो आपका जो म्यूकस क्रिएट हुआ वो इन्फेक्टेड हुआ और वो इन्फेक्शन आपके इन साइनस में चला गया, तो उसको साइनोसिटिस कहते हैं। तो ये सारे डिजीज भी आपको आगे आएंगे तो ध्यान रखें। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये डिवाइड कैसे होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहले तो ट्रैकिया या विंड पाइप से अंदर आता है और ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट लंग में जाता है, एक राइट लंग में, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस। ठीक है। अब ये ब्रोंकस अगेन डिवाइड होता है और जब ये ब्रोंकस फिर से डिवाइड होता है, ठीक है, तब हम इसको अ, तब हम इसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और जब ये ब्रोंक्यूल्स फिर से डिवाइड हुए, मतलब ये किस स्टेज पर, इस स्टेज पर आ गए, तब ये होते हैं एल्वियोलर। और लास्ट में आपको ये स्पंज जैसे ये सेक जो दिख रहे हैं राउंड राउंड, ये होते हैं एल्वियोली। तो ये जो एल्वियोलर होता है इसका एंड कहाँ होता है, एल्वियोली पर होता है। ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहला इसका पार्ट क्या देखा, फेरिंग्स। सबसे पहले ये जाता है फेरिंग्स या ग्रसनी भी बोलते हैं। तो ये जो फेरिंग्स होता है इसका काम क्या होता है कि जो हमारे नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जा रही है उसको आगे बढ़ाना, नीचे की ओर उसको अम, भेजना। और ये जो होता है लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और एक नली जैसा होता है। और मोस्टली ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। और ये जो हमारा फेरिंग्स होता है, ये इसका जो निचला हिस्सा होता है वो किस में आके मिलता है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स को हिंदी में स्वर यंत्र भी बोलते हैं। इसका मतलब कि जो भी हम बात करते हैं या बोलते हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता, क्या होता है, लैरिंग्स। तो जो लैरिंग्स होता है वो ऊपर की ओर फेरिंग से मिलता है और नीचे की ओर श्वसन नली या ट्रैकिया से मिलता है, ट्रैकिया को जोड़ता है। और ये जो होता है ये लगभग, जो हमारे सर्वाइकल होते हैं, 7 सर्वाइकल होते हैं, मैंने आपको बताया था स्पाइनल कार्ड में। तो जो सबसे निचला सर्वाइकल होता है उसके आसपास ये पाया जाता है। और इसमें वोकल कार्ड्स होते हैं। और जब वो वोकल कार्ड में वाइब्रेशन होता है तो उसके फलस्वरूप साउंड क्रिएट होता है और साउंड उत्पन्न होता है। और इस तरह से ये जो हमारा लैरिंग्स है ये हमारा स्वर यंत्र है। और इससे अ, हम जो भी बोलते हैं या जो भी साउंड करते हैं तो वो किससे क्रिएट होता है, स्वर यंत्र या लैरिंग्स।
अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया का क्या काम होता है कि ऊपर ये लैरिंग्स से जुड़ता है और नीचे ये लंग्स से जुड़ता है, ठीक है। और ये आगे जाके जो ट्रैकिया होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट साइड जाता है जो लेफ्ट लंग की ओर जाता है, एक राइट साइड जाता है जो राइट लंग की ओर जाता है। और इसे फिर हम क्या कहने लगते हैं, जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो ब्रोंकाई। और ये भी लगभग 12 सेंटीमीटर होती है लंबी नली, और ये सी शेप के कार्टिलेज से बनी हुई रहती है। और इसमें भी अंदर की तरफ बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, जो कि वायु के साथ जो भी कुछ और ऐसे पार्टिकल बच गए हैं फिल्टर होने से, तो वो यहाँ ट्रैकिया में जाके रुक जाते हैं, जिससे वो लंग्स तक ना जा सके। तो जितनी भी कोई भी हार्मफुल कुछ पार्टिकल हैं या बहुत सूक्ष्म कण हैं या डस्ट के बहुत बारीक डस्ट है, तो वो हमारे अगर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से पास होके अंदर चले जाते हैं, तो वो कहाँ पर ट्रैकिया में जाके अगेन जो हमारी एयर होती है वो फिल्टर होती है, और हम वहां पर इन्हें रोक देते हैं। और बाद में इनको हम या तो निगलते हुए अपनी आहार नलिका में ले जाते हैं, या फिर स्प्लिट आउट करके बाहर की ओर थूक देते हैं। तो इस तरह से ये जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ना जाके बाहर की तरफ चले जाते हैं। अब ये आपको डिवीजन जो मैंने बताया था ये सेम है कि ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जो दो में डिवाइड हुई है, विंड पाइप टू में डिवाइड हुआ है, जिसको हमने क्या बोला है, ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया दो में डिवाइड हुआ, तो इसको ब्रोंकस, और अगर हम दोनों के लिए यूज करेंगे तो ब्रोंकाई। तो ये जो लेफ्ट ब्रोंकस जो है, मान लीजिए लेफ्ट इसमें गया लंग्स में, और इसकी पोजीशन लगभग क्या रहती है, ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के आसपास रहता है, और इसको प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहा जाता है। अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी के हिसाब से बोलते हैं, तो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर थर्ड, ऐसे तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये दोनों में जब ये जाते हैं तो ये फिर छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होते हैं। ये दो, एक मेन ट्यूब ट्रैकिया, ये डिवाइड हुआ ब्रोंकाई, अगेन डिवाइड हुआ ये ब्रोंकाई, तो ब्रोंक्यूल्स हो गया। अगेन ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हुए तो एल्वियोली हो गया, और एल्वियोली का जो एंड हुआ वो कहाँ पर होता है, एयर सेक में या एल्वोली में। ये बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे बैलून टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि बिल्कुल एंड में रहते हैं, और इनका काम क्या है वो आपको अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा इसमें ट्रैक डिवाइड होता है। अब देखिए जो हमारा लंग है, तो लंग्स मेन तो दो रहते हैं, लेफ्ट और राइट। और ये किस में रहते हैं, हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें रहते हैं। थोरेसिक कैविटी मतलब लंग्स के आसपास ही हमारा हार्ट होगा, हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा होगी, सामने की तरफ स्टर्नम होगी। तो ये सारी चीजें इसके आसपास ही पाई जाती हैं। अब ये नीचे इसका जो निचला हिस्सा है ये कहाँ तक टच करता है, डायफ्राम तक। तो इसके भी जैसे हार्ट के ऊपर के हिस्से को हमने एपेक्स बोला था और नीचे के बेस को, ऐसे ही इसमें भी इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको एपेक्स बोलते हैं, और जो निचला जो कि डायफ्राम पर रेस्ट करता है उसे हम बेस बोलते हैं। और इसमें छोटे छोटे से कैसे बोलना चाहिए, छोटे छोटे इसमें दरारें होती हैं जिनको हम हाइलम्स कहते हैं। अब ये जो दरारें होती हैं ये क्या करती हैं कि इन जो दो लंग्स हैं इनको फिर से पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। तो जो हमारा लेफ्ट होता है, लेफ्ट लंग्स होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। और हमारा जो राइट होता है
वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये इस तरह से देखिए, ये डिवाइड होता है कि ये जो हमारा राइट है, ये एक नीचे से एक छोटा सा ऑब्लिक होता है जिसको इंफीरियर लोब्स कहते हैं, बीच वाले को मिडिल, ये ट्रांसफर यहाँ से फिशर द्वारा डिवाइड होता है, ऊपर वाले को सुपीरियर। और जो लेफ्ट लंग होता है, इसमें ऊपर वाला सुपीरियर और नीचे वाला इंफीरियर, मतलब इसमें जो मिडिल होता है लोब, वो नहीं रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो दोनों जो हमारे लंग्स मिलाकर 5 लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं। लेफ्ट वाला 2 लोब्स में होता है और राइट वाला 3 लोब्स। अब ये जो हमारा पूरा लंग्स है, लंग सिस्टम है, ये मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है। ये आपको जो 2 डार्क लाइंस दिख रही है ना, ये मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा। तो ये जो हमारा पूरा लंग्स है वो किससे ढका रहेगा, प्लूरा से। जैसे हार्ट था हमारा, तो हार्ट किस में ढका था, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, है ना। तो इसकी एक परत जो होती है, एक परत जो होती है, ये दोनों जो 2 झिल्लियां होती ना, ये दोनों बहुत पास पास रहती हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। एक अंदर की तरफ रहती है और एक बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ रहती है इसको हम विसरल प्लूरा बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ होती है इसको हम पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत थोड़ा गैप रहता है, लेकिन रहता है, जिसको हम प्लूरा कैविटी बोलते हैं। और इस प्लूरा कैविटी में एक एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जो इन दोनों मेम्ब्रेन्स को आपस में फ्रिक्शन होने से बचाता है और सुरक्षित करता है, ठीक है। तो ये फ्लूरा जो होता है, इसको हम सीरम फ्लूइड बोलते हैं। दोनों प्लूरा मेम्ब्रेन्स के बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं सीरम फ्लूइड। और एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। इसमें क्या होता है, इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, सॉरी, प्लूरिसिस, प्लूरिसी नाम की बीमारी होती है, जिसमें ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये काफी बढ़ जाता है, और जिससे कि ये जो हमारी प्लूरा होती हैं मेम्ब्रेन्स, इनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये बीमारी मेम्ब्रेन की, लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उस पर होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में आता है, किसके थ्रू आता है, बताइए। अभी अपन ने पढ़ा था ये कुछ ही दिन पहले, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के, हाँ सॉरी, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पल्मोनरी में होता है ये फंक्शन बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारे एयर सैक होते हैं या एल्वियोली होते हैं, जो हमारे लास्ट पार्ट, एंड पार्ट होते हैं हमारे इस पूरे विंड पाइप के, इसके चारों ओर क्या होता है कि जैसे ही ट्रैकिया के पैरेलल साथ साथ हमारे ब्लड वेसल्स चलते हैं, और जब वो इस एल्वियोली पर आते हैं या एयर सैक के ऊपर आते हैं, तो ये क्या करते हैं कि पूरी छोटी छोटी कैपिलरीज बनाते हैं और उसमें पूरा एक नेटवर्क बना देते हैं। अब ये नेटवर्क जब बनता है तो कैपिलरीज की मेम्ब्रेन और ये जो एयर सैक की मेम्ब्रेन है, ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाती है। अब जब ये एक दूसरे से चिपक जाती है तो इसमें कैसे होता है, देखिए ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है। अब जैसे ही ये पूरा
एल्वियोली है या एयर सैक है, ठीक है। अब ये इनकी वॉल क्या करती है, आपस में जो ब्लड को है वो एक्सचेंज करती है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज करती हैं, तो ये कैसे करती हैं कि यहाँ पर जो आरबीसीज होती हैं उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड आई वो वापस ब्लड में चली गई या एयर सैक में चली गई, और यहाँ की जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड में चली गई। तो ये प्रोसेस जब लगातार चलती है, तो जब ये ब्लड वापस पल्मोनरी वेन में पहुंचता है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होके और यहाँ जाता है। देखिए यहाँ पर सब में आपको आरबीसी के ऊपर ब्लू डॉट दिख रहा होगा, जो धीरे धीरे कम होता जाता है और ये हटके यहाँ पर ऑक्सीजन इन हो जाती है, ठीक है। और ये जो एयर सैक में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती है, इसी को हम एक्सेल के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होती है, ये हार्ट और लंग्स मिलके दोनों हमारी पूरे ब्लड के कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके और उसको ऑक्सीजनेटेड करके चला ऑक्सीजनेटेड करते हैं। ये जैसे ही पल्मोनरी वेन आगे जाती है, तो ये आगे वापस किसमें, लेफ्ट एट्रियम में जुड़ेगी और वहां से फिर वेंट्रिकल और आर्टिकल में होता हुआ ये ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई करेगी। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू इस ब्लड को पूरा लंग्स तक लेकर, ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब जो रेस्पिरेशन होता है ये दो तरह का होता है। ये जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमें ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ह्यूमंस हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि विदाउट ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे जगह भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं कि वहां पर जहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो। तो इस इन दोनों में मेन जो अंतर है वो क्या है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो जब इसका एंड होता है फाइनल रिजल्ट, तो हमको बहुत सारा एटीपी मिलता है, और एटीपी से ही हमको एनर्जी मिलती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सो ये जो एटीपी होता है ये ही हमको एनर्जी देता है, और वहीं जो एनएरोबिक होता है यहाँ ना एटीपी बनता है, और जो एनर्जी होती है वो एटीपी से नहीं मिलती, वो उनका कोई भी और सोर्स दूसरा हो सकता है, बट एटीपी नहीं बनता है तो एटीपी से नहीं मिलती। ये एक शॉर्ट फॉर्म दिया है, आई थिंक इसको हम कल करते हैं। तो अभी जो आज हमने मेन चीजें पढ़ी, क्योंकि इससे रिलेटेड ही बीमारी है, तो जब तक आप उसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे तब तक ये संभव नहीं है कि हम बीमारियों को भी पढ़ सके, ठीक है। तो ये तो हमारी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो इसका साइकिल पढ़ेंगे और इससे होने वाली जो बीमारियां हैं उसको पढ़ेंगे।